Revision of Caro Companies Auditors Report Order 2020। एप्लीकेबिलिटी किस पे है कारो 2020 की? ये सभी कंपनीज पे है, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट 5 कंपनीज जो कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8 कंपनीज, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो कि सब्सिडरी या होल्डिंग नहीं है पब्लिक कंपनी की, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 करोड़ बैलेंस शीट डेट पे, एंड टोटल बोरिंग्स इज़ लेस देन या इक्वल्स टू 1 करोड़, एंड टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस जो कि 10 करोड़ से कम या बराबर है। ये कारो नॉट एप्लीकेबल नहीं होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एक्सेप्ट पैरा 21 3 का 21। स्मॉल कंपनीज जो कि एग्जम्प्टेड हैं कारो से, वो स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन क्या है? मीन्स ए कंपनी अदर देन द पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़ या टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 40 करोड़ आर कॉल्ड स्मॉल कंपनीज। फिर हम आते हैं मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या क्या मैटर्स होंगे? तो पहला चीज़ जो कवर होता है वो है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, जिस एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं या नहीं, और वो चाहे टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। फिर हम देखते हैं कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ द पीपीई, वो फिज़िकली वेरीफाइड हुई हैं कि नहीं मैनेजमेंट से एट रीजनेबल इंटरवल्स। मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज अगर कोई नोटिस की गई है एंड प्रॉपरली डील की गई हैं नहीं उस डिस्क्रिपेंसी से। फिर हमें थर्ड पॉइंट में पीपीई के ये चेक करना है कि क्या टाइटल डीड्स जो हैं वो ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के हैं या नहीं कंपनी के नाम पे, और अगर कोई लीज एग्रीमेंट है तो वो ड्यूली एग्जीक्यूटेड लेसी के फेवर में यानी कंपनी के फेवर में की गई हैं कि नहीं, और अगर नहीं गई हैं या टाइटल नहीं है तो उसको फॉर्मेट में यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, ग्रॉस वैल्यू क्या है, हेल्ड इन नेम किसके नाम पे रखी गई है, वेदर प्रमोटर, डायरेक्टर या रिलेटिव के नाम पे हैं, पीरियड इंडिकेट रेंज वेयर अप्रोप्रिएट, एंड रीज़न फॉर नॉट होल्डिंग इन द नेम ऑफ कंपनी। फिर हमें ये चौथा पॉइंट में देखना है पीपीई के कि रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई की गई है कि नहीं, वेदर द पीपीई, क्योंकि पीपीई रीवैल्यू की गई है कि नहीं, चाहे वो राइट ऑफ यूज़ यानी कि लीज में ही क्यों ना हो ड्यूरिंग द ईयर, एंड इफ सो क्या वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा की गई है, और अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा की गई हैं दैट इज़ गुड। और हमें ये भी देखना है कि रिवैल्यूएशन के बाद क्या उसमें कोई जो चेंज आया है वो लेस देन या मोर देन या इक्वल्स टू 10% इन एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू, यानी कि डिप्रेशन के बाद की जो वैल्यू है नेट कैरिंग वैल्यू ईच क्लास के अंदर में, उससे ज़्यादा अगर हैं तो वो हमें इसमें रिपोर्ट करनी है कारो के फर्स्ट पॉइंट में। फिर हमें ये चेक करना है पाँचवें पॉइंट में पीपी के, यानी टोटल 5 पॉइंट है। प्रोसीडिंग फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी, अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई हैं या पेंडिंग है अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशंस एक्ट 1988, एंड वेदर कंपनी हैज़ अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड द डिटेल्स इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं कारो के, जो कि है इन्वेंटरीज, पैरा 3 क्लॉज 2 में, कि इन्वेंटरीज जो हैं वो फिज़िकली वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज़ बिन कंडक्टेड की गई हैं नहीं, कवरेज एंड प्रोसीजर जो हैं वो अप्रोप्रिएट थी कि नहीं, एंड डिस्क्रिपेंसी अगर हैं तो मोर देन 10% हैं या इक्वल्स टू 10% इन एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, वो अगर हैं तो इसके अंडर में हमें रिपोर्टिंग करनी है क्लॉज 2। फिर ये भी हमें चेक करना है वेदर एनी किसी पॉइंट पे क्या इन्वेंट्री के अगेंस्ट में वर्किंग कैपिटल सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट्स दैट इज़
मोर देन 5 करोड़, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा कंपनी ने इन्वेंट्री के अगेंस्ट में कोई वर्किंग कैपिटल लोन लिया है, लिमिट ली है, सीसी हुआ है, और सिक्योरिटी में करंट एसेट्स को रखा गया है, तो हमें ये चेक करना है कि जो बैंक को क्वार्टरली रिटर्न्स दी गई हैं कंपनी के द्वारा वो एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या नहीं. दैट मीन्स इट मस्ट नॉट बी मटेरियली मिस स्टेटेड. फिर थर्ड पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट्स, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन्स एंड एडवांसेस, जो कि कारों के अंदर थर्ड पॉइंट में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. तो हमें ये चेक करना है फर्स्ट कि वेदर कंपनी हैज़ provided loans and advances in nature of loans to any other entity, किसी अदर एंटिटी को की गई हैं कोई भी लोन या एडवांसेस, और अगर की गई हैं इफ़ सो इंडिकेटेड, तो एग्रीगेट अमाउंट या बैलेंस आउटस्टैंडिंग जो है वो टू सब्सिडीज, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स को कितनी की गई है. एंड दूसरे पार्ट में हमें ये भी बताना है कि अदर देन जो सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स हैं उसको कितनी आउटस्टैंडिंग और एग्रीगेट अमाउंट दिया गया था. फिर इसी में इन्वेस्टमेंट्स के साथ हमें ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट जो दी गई हैं, गारंटी प्रोवाइड की गई हैं, सिक्योरिटी दी हुई हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो नॉट प्रिजुडिशियल टू कंपनीज इंटरेस्ट होने चाहिए. ठीक है. फिर हमारा थर्ड पॉइंट है कि शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट जो है लोन्स एडवांसेस जो कंपनी ने की हैं उसका स्टिपुलेटेड वेदर रीपेमेंट्स आर रेगुलर हैं कि नहीं, वो सही टाइम पे जिस हिसाब से शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट बनाया गया था उसी के हिसाब से मिल रही हैं कि नहीं. इफ़ अमाउंट इज़ ओवर ड्यू, स्टेट अमाउंट अगर 90 दिन से ज़्यादा हैं ओवर ड्यू हो रखी हैं. फिर हमें देखना है कि अगर कोई लोन्स एडवांसेस थी और वो रिन्यू या एक्सटेंड या फ्रेश लोन लेके उस पुराने वाले को सेटल किया गया है, तो एग्रीगेट अमाउंट बताओ कितने का अमाउंट रिन्यू एक्सटेंड किया गया है या फ्रेश लोन से सेटल किया गया है. तो ये हो गया इसमें. और लास्ट पॉइंट जो हमें देखना है कि नेचर ऑफ लोन, नेचर ऑफ लोन्स कि वेदर ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाइंग टर्म्स ऑफ रीपेमेंट. कोई ऐसा लोन तो नहीं है जिसको ऑन डिमांड पे वापस किया जाएगा या टर्म्स ऑफ रीपेमेंट नहीं स्पेसिफाई किया गया है, और ऐसा कोई लोन जो है प्रोमोटर या रिलेटेड पार्टी को तो नहीं दिया गया. तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट्स, गारंटी, सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग है. फिर हमारा पॉइंट 4 आता है कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 एंड 186, जो कि डील करता है कि लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज एंड सिक्योरिटीज़ ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 कंप्लाइड हुई हैं कि नहीं, जो कि कंपनीज एक्ट में लोन्स एडवांसेस के रिगार्डिंग सेक्शन है. हमें इसमें डिटेल्स नहीं देखनी है. फिर हमारा 5वां पॉइंट है पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए. पब्लिक डिपॉजिट जहाँ पे होता है वहाँ पे आरबीआई के डायरेक्टिव्स जो होते हैं वो फॉलो करने होते हैं. तो डायरेक्टिव्स इशूड बाय आरबीआई एंड सेक्शन 73 to 76 ऑफ कंपनीज एक्ट जो हैं वो कंप्लाई की गई हैं कि नहीं, एंड द नेचर ऑफ सच कंट्रीब्यूशंस भी स्टेटेड, एंड ऑर्डर पास्ड बाय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, आरबीआई, एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो है वो कंप्लाई की गई हैं कि नहीं. फिर हमारा छठा पॉइंट है कारों के अंदर में, दैट इज़ कॉस्ट रिकॉर्ड्स. कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई की गई हैं 148 सबसेक्शन 1 के अंदर में, जो कि हमें चेक करनी है कि कॉस्ट रिकॉर्ड एक्चुअली मेंटेन की जा रही है कि नहीं, अगर एप्लीकेबल है तो. फिर हमारा 7वां पॉइंट आता है स्टैट्यूटरी ड्यूज़, सरकारी पेमेंट, जिसके अंदर में हम 2 तरह के डिपॉजिट्स चेक करते हैं. एक करते हैं कि डिपॉजिटेड अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज़, एंड कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज़ नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट. कोई ऐसा डिस्प्यूट के अगेंस्ट में पेमेंट करना था, या एक कोई अनडिस्प्यूटेड है. अनडिस्प्यूटेड वो है जहाँ पे कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा, और जैसे कि जीएसटी का मंथली पेमेंट, हमारा पीएफ का, ईएसआई का, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब स्टैट्यूटरी ड्यूज़ हैं. और ऐसा कोई ड्यू टाइमली पेमेंट की जा रही है कि नहीं, और ऐसा कोई भी ड्यूज़ जो कि मोर देन 6 months से ज़्यादा ड्यू अगर हो गई हैं फ्रॉम द डेट दे बिकम पेएबल शैल बी इंडिकेटेड हियर.
फिर हमारा आता है कि कोई अगर डिस्प्यूट चल रहा है, यानी कोर्ट केस चल रहा है, कोई इनकम टैक्स डिमांड है, तो उसमें हमें ये बताना है कि अमाउंट इन्वॉल्व कितनी है और फॉरम कहाँ पे वो अपील चल रही हैं, वो हमें यहाँ मेंशन करना है। तो मेयर रिप्रेजेंटेशंस टू कंसर्न डिपार्टमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्प्यूट। फिर हमारा अनरिकॉर्डेड इनकम पैरा 8 में हमारा अनरिकॉर्डेड इनकम की ट्रांजैक्शंस जो हैं नॉट रिकॉर्डेड, जो हैं नहीं रिकॉर्ड की गई थी, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड इनकम थी, सरेंडर्ड या डिस्क्लोज की गई हैं कि नहीं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में, और प्रॉपरली रिकॉर्ड की गई थी कि नहीं ड्यूरिंग द ईयर, ये हमें चेक करना है। अगर नहीं की गई हैं तो हमें रिपोर्ट करना है अनरिकॉर्डेड इनकम को। फिर हमारा 9th पॉइंट आता है रीपेमेंट ऑफ ड्यूज़ में। रीपेमेंट ऑफ ड्यूज़ फॉर, अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट किया है कंपनी ने रीपेमेंट में ऑफ लोन्स या बोरिंग्स में, तो हमें यहाँ पे पूरा डिक्लेरेशन देना है। नेचर, नेम ऑफ लेंडर, अमाउंट नॉट पेड, वेदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या था, नंबर ऑफ डेज डिले और अनपेड, और रिमार्क्स। वेदर कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड, कंपनी को विलफुल डिफ़ॉल्टर तो डिक्लेयर नहीं किया गया है किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फिर टर्म लोन जो है वेदर अप्लाइड फॉर पर्पस, ठीक है, जो उस पर्पस के लिए टर्म लोन लिया गया था उसी के लिए अप्लाई किया है कि नहीं। अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्टेड एंड पर्पस फॉर विच इट में बी रिपोर्टेड, डाइवर्ट तो नहीं किया गया किसी और पर्पस के लिए। फिर ये भी बात चेक करनी है रिपेमेंट में कि कोई शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म लिए गए हैं लोन, उसको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए तो यूटिलाइज नहीं किया गया है। फिर कंपनी हैज़ टेकन फंड फ्रॉम एनी एंटिटी की और मीट ऑब्लिगेशंस ऑफ इट्स सब्सिडरीज, ठीक है, फंड्स फ्रॉम कोई एंटिटी लिया है ताकि वो सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर की ऑब्लिगेशंस को पे कर सके। या फिर, ठीक है, वेदर द रेज्ड लोन्स ऑन प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज़ हेल्ड इन इट्स सब्सिडरीज जॉइंट वेंचर, कोई ऐसा लोन तो नहीं लिया गया है जिसमें सिक्योरिटीज़ आपने अपनी एसोसिएट, जॉइंट वेंचर या सब्सिडरी के शेयर्स को प्लेज करके लिया हो, तो ये भी हमें यहाँ पर रिपोर्ट करना है, ठीक है। फिर हमारा 10th पॉइंट आता है एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड बाय पब्लिक इशू एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, यानी कि पब्लिक इशू के रिगार्डिंग अगर कोई पैसा रेज किया गया है पब्लिक इशू में, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, ठीक है, तो वो 10वां पॉइंट है। हमें अप्लाइड चेक करना है कि एप्लीकेशन जो हैं उस प्रोस्पेक्टस के अंदर में जो पर्पस बताया गया था उसी के लिए अप्लाई किया गया है कि नहीं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट यानी कि किसी प्रमोटर या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अलॉट प्राइवेट प्लेसमेंट किया गया हो शेयर्स का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, वो सेक्शन 42 to 46 ऑफ कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड किया गया है कि नहीं, उस पर्पस के लिए यूज़ किया गया है कि नहीं जिस पर्पस के लिए रेस किया गया था। फिर आपका 9th पॉइंट आता है कि फ्रॉड, कोई भी फ्रॉड बाय कंपनी या ऑन कंपनी कोई नोटिस या रिपोर्ट हुआ था कि नहीं ड्यूरिंग द ईयर, और कोई भी रिपोर्ट अगर 143 सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 फाइल किया गया है बाय ऑडिटर इन फॉर्म ADT 4 अंडर रूल 13 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 विद सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी हमें चेक करना है, ठीक है। वेदर द ऑडिटर हैज़ कंसिडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स, कंपनी ने, ऑडिटर ने हम ये भी करना है कि विसल ब्लोअर कंप्लेंट जो है वो एड्रेस की गई हैं कि नहीं कंपनी द्वारा। फिर 12th पॉइंट आता है निधि कंपनीज के रिगार्डिंग में। निधि कंपनीज में हमारा चेक करना है कंप्लायंस कि नेट ओन्ड फंड्स जो हैं वो डिपॉजिट्स के 1:20 की रेशियो में हो टू मीट आउट ऑब्लिगेशंस। निधि कंपनी जो है वो मेंटेन कर रही है 10% ऑन एनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट एज स्पेसिफाइड इन निधि रूल्स 2014 टू मीट आउट लायबिलिटी। क्या निधि कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट किया इन रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स या रिपेमेंट
ऑफ एनी पीरियड इफ सो डिटेल्स दे दो आप। फिर हमारा 13th पॉइंट आता है, ठीक है, जिसमें हम रिलेटेड पार्टी के कंप्लायंस चेक करते हैं और ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर टू बी चेक्ड बाय सेक्शन 177 एंड 188 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिस्क्लोज की गई हैं कि नहीं। इंटरनल ऑडिट सिस्टम कंपनी में, वेदर कंपनी हैज़ इंटरनल ऑडिट सिस्टम कॉमनसरेट विद साइज एंड नेचर। ऐसा नहीं है कि जस्ट काम चलाओ छोटू सा एक आदमी का आपने इंटरनल ऑडिट बना दिया जहाँ पे 1000 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी है। हमें साइज़ ऑफ कंपनी के हिसाब से इंटरनल ऑडिट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि होनी चाहिए। रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, ये हमें चेक करने की ज़रूरत है। फिर हमारा 15th पॉइंट है कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स, कोई भी कैश के अलावा यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स वगैरह के टाइप में कोई ट्रांजैक्शन डायरेक्टर्स के साथ हुआ है क्या, ये हमें चेक करना है। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स और पर्सन कनेक्टेड टू हिम, किसी भाई भतीजे मम्मी पापा के साथ कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं किया है। सेक्शन 192 ऑफ कंपनीज एक्ट हैव बिन कंप्लाइड, चेक करना है कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस पे सेक्शन 192 एप्लीकेबल होता है। फिर 16th है हमारा पॉइंट जो कारों का कवर होता है, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। कंपनी अगर इन द केस is required to be registered 45 IA of RBI Act 1934, तो उसने रजिस्ट्रेशन करवाया है कि नहीं। फिर अगर NBFC है तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है कि नहीं फ्रॉम RBI। अगर कंपनी का काम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इज़ ए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो हमें ये चेक करना है कि फुलफिल्स तक, अगर कंपनी जो है फुलफिल्स क्राइटेरिया ऑफ CIC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, एंड अगर ग्रुप हैज़ मोर देन 1 CIC, अगर एक से ज़्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं तो इंडिकेट नंबर ऑफ CIC, ठीक है। नाउ 16th के बाद 17th पॉइंट हमारा है कैश लॉसेस। क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कैश लॉस तो नहीं इनकर किया है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फिर 18th पॉइंट हमारा है 18वां कारों का पॉइंट कि प्रीवियस ऑडिटर ने कंसिडरेशन ऑफ इश्यूज रेज्ड बाय आउटगोइंग ऑडिटर, ठीक है। तो अगर किसी पुराने ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया है स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या ऑडिटर ने कंसिडरेशन में लिया है उसके इश्यूज, ऑब्जेक्टिव्स, कंसर्न्स जो हैं रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर्स। फिर 19th पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी टू कंपनी एबिलिटी टू मीट इट्स लायबिलिटीज़। कोई कंसर्न चेक करना है बेसिकली, एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी टू कंपनी एबिलिटी टू मीट इट्स और लायबिलिटीज़। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिजर्व हम चेक कर सकते हैं, एजिंग चेक कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन चेक कर सकते हैं, पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज़, अदर इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट प्लान क्या है। ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। अगर ऑडिटर ये कंसिडर करता है कि कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती एंड कंपनी कैपेबल है अपनी लायबिलिटी को एट द बैलेंस शीट डेट एज एंड व्हेन दे फॉल ड्यू विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक कंपनी अपनी लायबिलिटीज़ पेमेंट करने के लिए सक्षम है। ये हमें इस पॉइंट में चेक करके इसके अंदर रिपोर्टिंग करनी है। फिर हमारा पॉइंट नंबर 20 आता है CSR के रिलेटेड कि ट्रांसफ़र ऑफ अनस्पेंड CSR अमाउंट। अगर कंपनी CSR अमाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करना था तो अदर दैन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा कंपनी का, तो क्या वो ट्रांसफ़र की गई अनस्पेंड अमाउंट टू फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 टू द कंपनीज एक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर उसको जो फंड है CSR का जितना अमाउंट बनता है उसको शेड्यूल 7 के किसी भी फंड में जमा करना है। और अगर कोई उसका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है
तो उसको ट्रांसफ़र करना है स्पेशल अकाउंट इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 135(6). ठीक है। फिर लास्ट जो हमारा ग्रुप कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होती है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में भी हमें ये रिपोर्टिंग करनी है, वो है क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क्स इन कारो रिपोर्ट। पॉइंट नंबर 20, क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क इन कारो रिपोर्ट्स ऑफ ग्रुप कंपनीज। यानी कि ग्रुप कंपनीज अगर हैं तो उसके जो अगर स्मॉल कंपोनेंट हैं, यानी कि अगर कोई जो भी सब्सिडीरीज़ हैं, एसोसिएट्स हैं, उनकी ऑडिट में अगर कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क है तो देयर हैज़ बिन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क, तो इन कार रिपोर्ट में कंपनी को इंक्लूड करना है उस CFS के अंदर में, एंड इंडिकेट करना है कि कंपनी कौन से पैरा के अंदर में नंबर ऑफ कार रिपोर्ट, क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क दिया गया है। दैट्स इट।